सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2-3 दिन बाद आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है, दैट इज ऑन 2 मार्च। आप देख लीजिए 2 मार्च 2024, मार्क द डेट। आप डेट याद कर ही लीजिए, आपको तो याद होगा ही डेट। तो आज के वीडियो को बेसिकली हम लोग इस टाइप से समझें कि आज का जो वीडियो है वो साइंस वन शॉट का होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी इन्वॉल्व रहेगा भाई, ठीक है। और इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, तो 100 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी तरीके से, वो सारे एमसीक्यू को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो वीडियो जरूर लंबा होगा, बट आपको पढ़ना है तो आपको 100 एमसीक्यूज देखना है, और मैं बिलीव करता हूँ कि इसी 100 में से 20 एमसीक्यूज आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो बारी बारी करके पूरे वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और इसको कोशिश करिए कंप्लीट करने का। सारे एमसीक्यूज आप कर लीजिए। अगर आप ये वाला वीडियो एक बार कंप्लीटली देख लेते हो तो फिर आपको एमसीक्यूज पढ़ने की जरूरत ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। बट स्टार्ट करने से पहले एक जरूर रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो देखने के बाद कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कमेंट अगर आप करोगे उसी से पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है। और बिना वीडियो देखे कमेंट मत करिए, ये भी आपसे रिक्वेस्ट है। एटलीस्ट वीडियो देखिए, 10 से 5 एमसीक्यूज, 15, 20, 25, 30 जितने एमसीक्यूज मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, मेरा टारगेट है 100 एमसीक्यूज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हो, ठीक है, और 30 मिनट्स तक उसको छोड़ देते हो, तो क्या होगा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक जो है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है। कॉपर जो है जिंक के कंपैरिजन में लो रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और खुद क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, जिसका कलर कैसा होता है, कलरलेस, कलर ही नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। वापस से समझ लीजिए इसका रिएक्शन, अगर आप ऐसे समझो तो जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो आंसर क्या हो जाएगा, कलरलेस। यहीं पे एक चीज और ध्यान रखना है आपको, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिंक सल्फेट कलरलेस, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट ग्रीन कलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट इज, नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट कौन सा होगा इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जनरली नॉन कोरोसिव सॉल्ट जो होता है, बेसिक सॉल्ट, वो क्या होता है, NaHCO3 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बेसिक ऑक्साइड का टर्म जैसे ही लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये जो होता है ये कौन बनाता है, तो मेटल्स बनाता है। कौन बनाता है, मेटल्स। तो अब आपको यहाँ पे पकड़ना होगा कि इसमें से मेटल कौन सा है। तो मेटल पकड़ने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले आप कंफिग्रेशन लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। तो 7 का कंफिग्रेशन क्या होगा, 2 5, इसका क्या हो जाएगा 2 8 7, इसका क्या हो जाएगा 2 8 4। सबको लिखना पता है ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और ये क्या हो जाएगा 2 8 1। तो देखो ये 5 है, मतलब क्या है, 4 या 4 से ज्यादा जो भी होगा वो नॉन मेटल होगा। तो यहाँ 5 है नॉन मेटल, यहाँ का ऑप्शन खत्म। यहाँ 7 है, ये तो क्लोरीन है, समझ में आ रहा, खत्म। यहाँ 4 है, 4 मतलब आपका क्या हो सकता है, ये या तो सोलेनाइड बोल रहा हूँ मैं, या तो मेटेलॉइड होगा या तो कार्बन होगा। तो कार्बन तो 6 ही होता है, तो इसको भी हटा दीजिए आप। अब आइए यहाँ पे, तो ये क्या है 1, 1 का मतलब क्या हो गया, ये मेटल है। और कौन सा मेटल है, तो 11 किसका होता है, सोडियम का। तो ये क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। खत्म क्यों होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 11, क्योंकि मेटल, बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, मेटल्स बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट M हैज 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द थर्ड सेल। थर्ड सेल मतलब KLM, तो K का हो गया 2 8, 8 का आधा कितना 4। तो अगर मान लो सेकंड सेल में 8 है और इसका आधा 50% कितना हो गया 4, तो 2 8 10 4 14, 14 कितना खोजो, यहाँ पे कहीं पे है, बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन। तो 14 जो होगा इसका वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। तो जो टोमेटो होता है, जो हम टमाटर खाते हैं, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड, नहीं ये तो नहीं होता है। एसिटिक, ये भी नहीं होता है। लैक्टिक, ये तो दूध में होता है। अब ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक किस में होता है, टोमेटो में होता है। तो आपको याद रखना होगा, टोमेटो जो होता है
उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। तो वाटर में जो हार्डनेस होता है, जो कि कैल्शियम क्लोराइड और सल्फाइड की वजह से होता है एक्चुअली ये चीज, तो इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें सॉल्ट डाला जाता है, कौन सा सॉल्ट डाला जाता है वो देखना है, NaHCO3। भाई NaHCO3 का अगर आप पूरा नाम जानो तो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बेकिंग सोडा मतलब खाने के लिए यूज होता है, हार्डनेस के लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है रिमूव करने के लिए, ठीक है। NaCl कॉमन सॉल्ट, इससे भी कपड़ा धोया नहीं जाता है। Na2CO3.10H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें देखिए 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी प्रेजेंट है। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो है Na2CO3.10H2O, ये किसके लिए यूज होता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो आगे वाला जो ऑप्शन है CaSO4.12H2O, ये तो जिप्सम है, ये सीमेंट बनाने के लिए काम होता है, ठीक है। तो बट आपका जो क्या बोलते हैं करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, Na2CO3.10H2O। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसमें से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, तो 2 8 1। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में या तो दो तो होगा नहीं क्योंकि एक ही सेल है, के वाला सेल जिसमें सिर्फ 2 रह सकता है, तो उसमें कंप्लीट होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए पूरा, या तो 18 होना चाहिए या तो 32 होना चाहिए। तो 8 वाला चेक करिए, 2 8 1, इसमें एक बच गया मतलब ये नोबल गैस नहीं है, यहाँ 5 बचा हुआ है मतलब ये भी नोबल गैस नहीं है, यहाँ पे 8 है, मतलब अगर आप इसको टोटली काउंट करें तो कितना हो जाएगा 18, और 18 कौन सा होता है, आर्गन। तो आर्गन मतलब आर्गन जो है वो नोबल गैस है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 288, 287 मतलब क्लोरीन 17। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा 288। यहाँ पे हो सकता है वो नेम ऑफ द एलिमेंट्स लिख दे, जैसे यहाँ पे सोडियम लिख दे, यहाँ पे जो भी 15 नंबर का होता है सल्फर होता है, सल्फर से एक पहले आप देख लीजिए फास्फोरस होता होगा, ठीक है। ये 18 नंबर क्या होता है आर्गन, और ये क्या हो गया क्लोरीन। अब इसमें से आपको बताना होगा कि नोबल गैस कौन सा है, तो अगेन 18, समझ में आया। तो ये चीज, द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन CaCO3, CaCO3 इसमें से किसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, डोलोमाइट बिल्कुल रहता है उसमें, मार्बल, देखो जो भी चूना पत्थर का काम, चूना पत्थर CaCO3 का सिंपल अगर आसान भाषा में मतलब देहाती भाषा में हम लोग उसका नाम समझे तो चूना पत्थर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो डोलोमाइट में भी रहता है, मार्बल स्टैचू वगैरह सब जो होता है उसमें भी रहता है। कैल्सिनाइट जिप्सम में नहीं रहता है भाई, जिप्सम में नहीं रहता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कैल्सिनाइट जिप्सम, सी शेल्स में भी रहता है, ठीक है। Which of the following is an example of simple displacement reaction? सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है, तो ऑप्शंस क्या क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बर्निंग ऑफ मीथेन, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन गैस के जलने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट अगर प्रोड्यूस हो रहा है या हीट मतलब क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट हो रहा है, निकल रहा है बाहर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, मेटल विद एसिड बहुत ही सिंपल है, सिंपल आपको पता ही होगा, जैसे क्या होता है CuSO4 है ना, CuSO4 में भी हम लोगों ने क्या रिएक्ट करवाया था पहले, Zn, तो SO4, उसी तरह H2SO4 के साथ अगर आप रिएक्ट करा दो किसी चीज को तो क्या हो जाएगा, SO4 H2SO4 के साथ रिएक्ट करा सकते हैं ना किसी चीज को। जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल है, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसको अगर हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट कराएं तो क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। जैसे आप सिंपल समझ लो ना, जैसे हम लोग HCl से रिएक्ट कराते हैं ना, HCl से अगर मान लो Mg रिएक्ट कराती है तो क्या हो गया, MgCl2 बन जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन हुआ ना। मैग्नीशियम क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, हाइड्रोजन से। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, यही हो जाएगा आपका क्या, बताइए तो क्या हो जाएगा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं पूछेगा कि भाई सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है इसमें से, इस टाइप से लिख करके देगा। सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसका लास्ट वाला, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। लास्ट ऑप्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, मतलब दो सॉल्यूशन को मिलाने से प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। ये किसमें होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। ये जो है ना टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। और हमेशा याद रखिएगा उसका कलर बहुत पूछा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको समझते हैं ध्यान से। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑकर्स ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब आप किसी फ्यूल को जलाते हो तो उस समय कौन सा रिएक्शन ऑकर हो रहा होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है उसको देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन एंड एंडोथर्मिक, तो सबसे पहली बात तो समझिए कि जब फ्यूल जलता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है, ये तो बहुत कॉमन सा चीज है। कोई भी चीज, गैस जलाओ, कोयला जलाओ, लकड़ी जलाओ, जो भी जलाना है जलाओ, तो उससे हमेशा क्या निकलता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो एंडोथर्मिक मतलब पहले कट गया, तो एंडोथर्मिक वाला ऑप्शन यहाँ भी कटा, यहाँ भी कटा।
अब आइए दो चीज आपके पास बचा है, डिकम्पोजिशन एंड ऑक्सीडेशन। डिकम्पोज हो जाना, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, आपका ब्रेक हो जाना, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, वो गेन कर जाता है ना। कोई भी चीज को जलने के लिए किसका मदद चाहिए होता है, ऑक्सीजन का मदद चाहिए होता है, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, गेन करेगा, गेन करेगा ऑक्सीजन, तो क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और साथ में एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्यों, क्योंकि हीट क्या होगा वहां से रिलीज होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। एंडोथर्मिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हीट एब्जॉर्ब होता है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकिनिन। सबसे पहले तो साइटोकिनिन जैसे ही आया तो सीधे आंख बंद करिए, और क्या चीज में से काम आता है, प्रमोटिंग सेल डिवीजन। किसमें काम आ जाता है इसका, प्रमोटिंग सेल डिवीजन। तो आगे का ऑप्शन देखना ही नहीं है इसमें। वैसे क्या क्या था एक बार देख लीजिए, विल्टिंग ऑफ लीव्स, प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर और हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, बट ये सब ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को प्रमोट करने के लिए साइटोकिनिन का यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, कोई भी सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, सेम एट ऑल पॉइंट, हर जगह क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है, देखिए, जीरो, जीरो तो होगा नहीं। डिक्रीज एज वी मूव टू द एंड, मतलब दोनों जो, जैसे सोलेनॉइड कैसा होता है, ऐसा शेप का होता है ना सोलेनॉइड, स्प्रिंग शेप का, तो एंड एक ये वाला हो गया और एक यहाँ वाला हो गया। तो अंदर पूछ रहा है, अंदर क्या होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे थे हम लोग, जीरो, एंड पे क्या होता है, डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, या सेम एट ऑल पॉइंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउ लाइट टू एंटर इनटू द आई। तो भाई ह्यूमन आई के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे लाइट एंटर होता है, तो प्यूपिल, प्यूपिल जो होता है वो ऐसा पार्ट होता है जो लाइट को क्या करता है, अपने अंदर से पास होने देता है। रेटिना तो अलग चीज हो गया, आई लेंस आपको पता ही अलग चीज है, कॉन्सेप्ट है, कॉर्निया का अलग कॉन्सेप्ट है। तो प्यूपिल जो है वो क्या करता है, अलाउ करता है लाइट को एंटर करने के लिए। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो दिया हुआ है, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स, गस्टरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन। तो ये जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो टंग में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, टंग में, ठीक है। सेंस ऑर्गन का मतलब जिससे हम लोग को सेंस होता है, पांच होता है बेसिकली, टंग, नोज, आई, ईयर और एक होता है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्योंकि चार ही ऑप्शन है इसीलिए, ठीक है। तो टंग क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विल डिटरमाइन अ मेल, मतलब कौन सा पेयर जो है, जैसे एक्स ओ, ये तो खैर कोई पेयर ही नहीं है, एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई वाई या वाई एक्स, इस टाइप का अगर हो तो क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जो होगा ना पेयर, वो क्या डिटरमाइन करता है, बॉय या फिर मेल डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये जो है ये सेक्स क्रोमोसोम वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। Sensory nerve of a reflex arc carries information from the receptor cells to the, देखो जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं इसमें, रिसेप्टर टू द ब्रेन कर देते हैं, बट ब्रेन ना होकर के इसका आंसर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो जाता है कहाँ पे, उसके बाद फिर ब्रेन में जाएगा, या फिर उसके बाद ब्रेन के बाद फिर वो मसल्स ऑर्गन जहां पे भी आपका होता है उसमें। तो सेंसरी नर्व ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। आंसर इसका क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इन ह्यूमन बीइंग्स इज कॉज, किसके वजह से ऐसा होता है, जो आपका जो फोकल लेंथ होता है ना, वो किसके वजह से चेंज होता है, ऑप्टिक नर्व की वजह से, कि सिलियरी मसल से, कि रेटिना से, कि कॉर्निया से, तो नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलियरी मसल से। सिलियरी मसल्स की वजह से ही क्या होता है, फोकल लेंथ कम या ज्यादा होता है, मतलब कोई भी जैसे दूर का नहीं दिख रहा, सामने का नहीं दिख रहा, तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कौन करता है, सिलियरी मसल्स करता है। जो लास्ट, अभी लास्ट नहीं, इसका लास्ट जो क्वेश्चन है 18th नंबर, वो देखते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन अ मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड, मतलब जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हो ना, जो ब्रेड जो मॉइस्चराइज हो जाता है इन राइजोपस, राइजोपस का उसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्पोर, क्या बोल लिखा हुआ है, SPOR, स्पोरेंगिया, स्पोरेंगिया, फिलामेंट्स, राइजोइड्स एंड हाइफे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइफे होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे 19 का जो सबसे पहला पार्ट है उसको देखते हैं। विच ऑफ दीज इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ दीज इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है
तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये होता है उसका बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप ऑप्शंस देखिए, मिक्सिंग सी वाटर एंड ब्लीच, ब्लीच और सी वाटर को मिलाने से क्या बनता है, तो क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो देखिए सी वाटर तो सॉल्ट हो गया, लेकिन मिलाना किसको है, एसिड और बेस को। मिक्सिंग मिल्क एंड ब्लैक टी, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, मिक्सिंग लेमन जूस जो कि एसिड है एंड सोप जो कि बेस है, तो एसिड और बेस मिल गया यहाँ पे। आपको क्या है, लेमन जूस क्या है, साइट्रिक एसिड रहता है ना उसमें, और सोप क्या है, सोपी टच क्या है, आपको पता ही है, बेस है। तो जूस और सोप जब मिला तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आगे का ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान इस पे देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। कोई भी आदमी अगर एसिडिटी से सफर कर रहा है तो उसको इसमें से क्या दिया जा सकता है, कोला मतलब जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मिल्क बिल्कुल नहीं दे सकते हैं आप, ब्लैक टी ये भी नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग एंटासिड्स बोलते हैं ना। आपको याद होगा डाइजीन वगैरह जो लोग खाते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, जब भी आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Fe3O4, क्या बनाता है, Fe3O4। देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Fe2O3, चलो ये तो समझ में आता है, ये नहीं बनाता है, ठीक है। Fe3O4 यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, तो बच्चे क्या सोचेंगे, हो सकता है ये दोनों कंपाउंड फॉर्म करता हो, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ क्या बनाता है, Fe3O4। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम इज व्हाट, Fe3O4, दैट इज आयरन ऑक्साइड, आप इसको बोलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन आयोनिक कंपाउंड। नॉट एन आयोनिक कंपाउंड बोला है, मतलब इसमें से कौन आयोनिक कंपाउंड नहीं है। अब आते हैं आयोनिक कंपाउंड पे। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो। पहले तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, और इनके बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग जो बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, ना कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड कहां बनता है, दो नॉन मेटल्स के बीच में। तो अब स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, तो ये तो हो गया आयोनिक बॉन्ड, एक मेटल एक नॉन मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, तो ये तो एक सही ऑप्शन है, ठीक है। बट मोर देन वन भी तो हो सकता है, कार्बन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, तो ये भी क्या हो गया, नॉट एन आयोनिक बॉन्ड, नॉट एन आयोनिक बॉन्ड। अगला चेक कर लेते हैं, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये आयोनिक बॉन्ड है। तो अब क्या बोले हैं कि आयोनिक कंपाउंड कौन कौन नहीं है, तो कौन कौन नहीं है, HCl एंड CCl4 जो है वो आयोनिक कंपाउंड नहीं रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन इज कॉल्ड, मतलब रिडक्शन के प्रोसेस के बाद जो मेटल ऑब्टेन्ड होता है वो क्या कहलाता है, मतलब उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, फ्लोटेशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन, RE रिडक्शन, तो RE रिफाइनिंग। तो रिडक्शन से हम लोग को क्या मिला, रिफाइनिंग मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिफाइनिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत लोगों को ये चीज समझ में भी नहीं आता है, तो एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। कार्बन इज डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, मोनोवैलेंट, टेट्रावैलेंट। डाइवैलेंट मतलब दो वैलेंसी, ट्राइवैलेंट मतलब तीन वैलेंसी, मोनोवैलेंट मतलब एक वैलेंसी, टेट्रावैलेंट मतलब चार वैलेंसी। तो कार्बन का कितना वैलेंसी होता है, चार, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू, किसके वजह से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, कैटेनेशन की वजह से, सिर्फ कैटेनेशन की वजह से, सिर्फ टेट्रावैलेंसी की वजह से, कि कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी दोनों की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, कैटेनेशन की वजह से और टेट्रावैलेंसी दोनों का मुख्य रीजन होता है। तो इसीलिए मेन जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, देखो अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम लोग दोनों में से कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर इसको या फिर इसको, दोनों, क्योंकि दोनों का सेम इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसीलिए जब भी ऐसा रहे क्वेश्चन तो कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी दोनों नेचर के वजह से कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो सो द करेक्ट आंसर इज कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। अगला क्वेश्चन देखिए, which of these is a saturated compound in which six carbon atoms are arranged in a ring, ये ring लिखा हुआ है, ठीक है।
मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन एटम है बट वो रिंग शेप में है। 6 कार्बन एटम है बट वो रिंग शेप में है। यहाँ पे रिंग का जो मार्क है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हेक्सेन 6 कार्बन एटम है, साइक्लोहेक्सेन इसमें भी 6 कार्बन एटम है, पेंटेन और साइक्लोपेंटेन ये तो ओमिट हो गया क्योंकि पेंटेन 5 अगेन पेंटेन 5। अब बात फर्स्ट है रिंग, तो हेक्सेन में रिंग नहीं होता, हेक्सेन लॉन्ग चेन होता है, साइक्लोहेक्सेन में रिंग लग जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है। जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, सबसे पहले तो एल्कीन क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है फार्मूला, CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2 या CnH2n+1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CnH2n। डबल बॉन्ड में फार्मूला क्या होता है, CnH2n। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, मतलब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दो लॉ होता है आपको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये दो लॉ होता है। ठीक है। अब ये दो लॉ है वो किस चीज के लिए ट्रू है, सिर्फ प्लेन मिरर के लिए ट्रू है, कॉनकेव मिरर के लिए ट्रू है, या कॉन्वेक्स मिरर के लिए ट्रू है, या फिर सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ट्रू माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ये वाला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ट्रू है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंट विजन ऑफ एन आई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि जो लीस्ट डिस्टेंस विजन होता है आई का वो क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, पता नहीं, 25 सेंटीमीटर हो सकता है, ये भी पता नहीं है, 20, 15 हो सकता है, या फिर कैन नॉट बी डिफाइंड, डिटरमाइंड हो सकता है। ठीक है। तो वैसे जनरली अगर हम लोग देखें तो 25 सेंटीमीटर को माना जाता है लीस्ट डिस्टेंट विजन ऑफ आई। ठीक है। और फार पॉइंट जो होता है किसी के आई का वो इंफिनिटी होता है। ठीक है। तो लीस्ट डिस्टेंट विजन कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, ये थ्योरेटिकली डेटा है। ठीक है। अब द मिरर विच इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर है ना, जो रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स में, मतलब आप जो बाइक वगैरह देखते हैं या कार वगैरह देखते हैं उसमें जो साइड मिरर जो होता है उसमें कौन सा मिरर का यूज किया जाता है, तो प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, कॉनकेव का यूज किया जाता है, कि कॉन्वेक्स का किया जाता है, कि इसमें से कोई भी मिरर नहीं लगा होता, उसमें कोई और ही मिरर होता है। तो इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें अब लिखा हुआ रहता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर मोर क्लोजर देन दे अपीयर। क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर मोर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है। अगला द आरओसी, आरओसी से कंफ्यूज मत होइएगा, आरओसी का मतलब हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कितने डिस्टेंस वो मिरर से दूर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को कि उसका इमेज जो है वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा मतलब क्या होगा, बैक साइड ऑफ द मिरर बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले फोकल लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ रहता है तो फोकल लेंथ बराबर, फार्मूला क्या होता है देख लो भाई, फार्मूला होता है फोकल लेंथ बराबर, एक्सक्यूज मी, फोकल लेंथ बराबर r/2, तो क्या हो जाएगा 30/2, दैट मींस कितना 15। तो अब आंसर देखते हैं क्या है, इंफिनिटी तो होगा नहीं, 30 सेंटीमीटर ये भी गया, बिटवीन 15 एंड 30 ये भी नहीं होगा क्योंकि अगेन 30 भी तो आ रहा है, बिटवीन 0 एंड 15, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बिटवीन 0 एंड 15। तो सो द आंसर क्या हो जाएगा बिटवीन 0 एंड 15। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज, मतलब आपके पास वर्चुअल इमेज का फॉलोइंग प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। पहला प्रॉपर्टी क्या है, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। दूसरा प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड बाय बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। आर ऑलवेज इरेक्ट, आर ऑलवेज इन्वर्टेड। तो देखो सबसे पहले तो वर्चुअल है, तो वर्चुअल, रियल एंड क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा कॉम्बो क्या चीज का होता है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो होगा ही होगा, प्लस वर्चुअल को हम लोग स्क्रीन पे नहीं देख सकते, वर्चुअल शब्द ही क्या हुआ जो दिखता ना हो, तो इमेजिनेशन है बस, तो कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब ये भी सही है। इरेक्ट तो वो है ही, और दोनों बनाता है, कॉनकेव भी बनाता है, कॉन्वेक्स भी बनाता है, बट ये इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है। रियल जो होता है वो इन्वर्टेड बनाता है। तो अब आपको चूज करना है, तो पहला में 1 and 4 ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है 1 and 2, सिर्फ ये और ये कहां चला गया भाई। तीसरा क्या है 1, 2 and 3, तो आगे देखना ही नहीं है भाई, तो 1, 2 and 3 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चंस अभी आजकल आने लगा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीक्यू बोला जाता है। तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोर देन 1 करेक्ट आंसर होता है। ठीक है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट,
इमेज जो होता है आई में वो कहाँ पे बनता है, प्यूपिल पे बनता है, कॉर्निया पे बनता है, रेटिना पे बनता है, या सीएम का मतलब सीलियरी मसल, तो इसका तो कोई योगदान ही नहीं है। जनरली आपको याद होगा हम लोग जो फोन वगैरह में पासवर्ड सेट करते हैं ना, तो वो रेटिना स्कैन करता है, क्योंकि रेटिना पे क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ आई प्रोड्यूसेस मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, कौन से पार्ट ऑफ आई पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता है, लेंस पे नहीं, प्यूपिल पे नहीं, रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होता है, कहां पे, कॉर्निया पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कॉर्निया हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा कहां पे प्रोड्यूस होता है रिफ्रैक्शन, कॉर्निया पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, अब देखो यही वाला क्वेश्चन है, रेटिना पे कौन सा इमेज फॉर्मेशन होता है, तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। आंख में वर्चुअल इन्वर्टेड कैसे होगा भाई, वो तो होगा नहीं। रियल एंड इन्वर्टेड, अच्छा वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड होता ही नहीं है, वर्चुअल एंड क्या होता है, इरेक्ट। मैंने अभी आपको बताया है कि वर्चुअल के साथ ऑलवेज क्या होता है, इरेक्ट। तो ये वाला केस तो पहले ही खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा वाला रियल एंड इन्वर्टेड, रियल ही इमेज दिखता है एक्चुअली, ठीक है। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे देख लेते हैं, वैसे वर्चुअल एंड इरेक्ट ये नहीं होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता ही नहीं है। रियल एंड इरेक्ट कॉम्बिनेशन ही खराब है इसका, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड बाय यूजिंग 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ हाफ ओम, मतलब आपको क्या करना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना है, कितना ओम का, मतलब हाफ ओम का आपके पास 4 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और उससे आप सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कितना बना सकते हैं। तो देखो हमेशा याद रखो, जब भी आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और जब भी उसको आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हाफ को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 है वो, तो हाफ इंटू 4 करोगे तो 2 ओम आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 ओम। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 2 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following salts do not have water of crystallization, किस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्रेजेंट नहीं होता है, वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा में प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए मैं नाम बता देता हूँ, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl ट्वाइस होल ट्वाइस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O, या फिर कुछ और होता है क्या, आप बताइए समझ करके, ठीक है, या 2H2O होता है, आई होप सो। वॉशिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, पता ही आपको, सॉरी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आपको इसमें से बताना है कि किसमें वाटर का मात्रा नहीं होता है, इसीलिए बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका आंसर मैं आपको बोलता हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए हमें किसका आंसर क्या होगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग इस क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। सेम द पेयर विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आर। अब यहाँ पे क्या है ना, इन दोनों क्वेश्चन का मैं एक आपको बता देता हूँ कि इसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक आंसर अगर आप मार के आइएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए मोर देन वन है इसमें। तो इसको देखते हैं, द पेयर विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब इसमें क्या क्या पेयर्स है, पहले उसको चेक कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि जो लेस रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, सिंपल आसान भाषा में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है NaCl एंड Cu मेटल, सॉल्यूशन ऑफ NaCl है और Cu मेटल, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। अब बताइए होता है कि नहीं, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि Na जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, Cu जो होता है वो Na से कम रिएक्टिव है, तो ये पहले ही खत्म हो गया। इसी तरह से चारों ऑप्शंस आपको ध्यान से देखना है, सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर का मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3, और कॉपर मेटल ये पता करना है आपको, एल्यूमिनियम सल्फेट और मैग्नीशियम मेटल एंड जिंक सल्फेट एंड आयरन मेटल। अब इसमें से भी 2 करेक्ट आंसर्स हैं, तो आपको दोनों करेक्ट आंसर्स ऑप्शन में लिख करके, कमेंट में लिख करके हमें बताना होगा, ठीक है। तो ये 38 और 39 नंबर जो है आपको लिख करके बताना होगा, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, ध्यान से देखा है। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग जरूर इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस मतलब अगला जो क्वेश्चन है 40th नंबर, उसको देखते हैं। द मोस्ट डक्टाइल मेटल ऑफ द फॉलोइंग मेटल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल को हम लोग वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल अर्थ पे कौन सा है, ये आपको पता ही होगा, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, या एंटीमनी। एटी का मतलब एंटीमनी, ठीक है। तो क्या होता है, एंटीमनी Sb का मतलब होता है, एटी का मतलब होता है, एटी नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे लिखना था AS, आर्सेनिक, ठीक है। तो गोल्ड जो है वो मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है, तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया, बट इन दोनों का आंसर आपको बताना है, और ये दोनों का मैंने आपको वो बता दिया है।
कि इसमें दोनों में मोर देन वन करेक्ट आंसर है, तो आप जरूर बताइए। और चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है वो देख लेते हैं। C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O is, मतलब आपके पास ये रिएक्शन दिया हुआ C6H12O6, आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, उसमें हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्शन करवाया, तो आपको दो चीज मिल रहा है, दैट इज 6CO2 plus 6H2O। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सा टाइप का रिएक्शन है? पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन, और तीसरा ऑप्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, और चौथा न्यूट्रलाइजेशन है। देखो न्यूट्रलाइजेशन तो होगा नहीं, ना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव का केस है, और न्यूट्रलाइजेशन एसिड एंड बेस का केस है। तो अब बचता है आपके पास एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट को एब्जॉर्ब करना, है ना, मतलब एब्जॉर्ब करना मतलब हीट को लेना, और एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट करना मतलब हीट को बाहर निकालना। तो अब आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है, और करेक्ट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि वेदर दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी आपको क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनकेव मिरर यूज्ड, मतलब आपके पास तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन बहुत लंबा था इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो आपके लिए इजी कर दिया मैं इस क्वेश्चन को, कि इसमें से फॉलोइंग में से, इस फॉलोइंग मतलब तीनों ऑप्शन में से किस में कनकेव मिरर का यूज किया गया है? सोलर कुकर का, रियर व्यू मिरर में, या फिर सोलर कुकर में, या फिर रियर व्यू मिरर जो कि साइड व्यू मिरर होता है ना, गाड़ी वगैरह जो आप खुद चलाते हो, बाइक हो या कार हो, उसका जो साइड व्यू मिरर होता है जिसमें लोग देखते हैं, लुकिंग ग्लास जिसको बोलते हैं, वो रियर व्यू मिरर, या फिर सेफ्टी मिरर। सेफ्टी मिरर कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जब आप बड़े बड़े शॉप्स में जाते हो, स्पेशली जब आप सुनार वाला दुकान जाते हो, सोना चांदी जहाँ मिलता है, तो वहाँ चारों ओर जो देखिएगा मिरर लगा के रखते हैं, तो वो मिरर को सेफ्टी मिरर बोलते हैं। रियर व्यू मिरर मैंने बता ही दिया। सोलर कुकर मैंने आपको पता ही है, सोलर कुकर जो अब तो खैर यूज नहीं होता, पहले एक टाइम पे बहुत यूज होता था। तो इसमें से किस में कनकेव मिरर लगा हुआ होता है? कनकेव मिरर का काम क्या है, इनलार्ज करके थोड़ा दिखाना, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके दिखाना, तो वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ प्लांट? Which one of the following is not removed as a waste product from the body of a plant? प्लांट में से कौन सा जो है वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है? which one of the following is not removed as waste product from the body of the plant? तो ऑप्शंस क्या क्या है? रेजिन्स एंड गम्स, देख लीजिए रेजिन्स एंड गम्स होगा या नहीं होगा, यूरिया, ड्राई लीव्स, एक्सेस वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यूरिया होगा। क्या होगा, यूरिया। तो याद रखिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज? सबसे पहले तो एल्कलीज क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल होता है मेटल, जो वाटर सॉल्युबल बेस एक्चुअली होता है, उसी को एल्कलीज बोलते हैं। तो आपको याद होगा जो ग्रुप 1 मेटल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल, एंड जो ग्रुप 2 मेटल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अब आपको क्या ध्यान देना है कि ग्रुप 1 मेटल कौन कौन से हैं? तो सोडियम एंड पोटासियम आपको ग्रुप 1 मेटल दिख रहा है, बाकी आपको सल्फर और नाइट्रोजन ये दोनों ग्रुप 1 में तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो एल्कलीज का जैसे ही बात हो गया तो सबसे पहले तो आप ए और सी देख लीजिएगा, और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, या दोनों हो सकता है करेक्ट ऑप्शन हो, तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग यूज करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ताकि उससे ये रहेगा कन्वर्सेशन बना रहेगा हमारे और आपके बीच में, तो ज्यादा मजेदार रहेगा। 45th नंबर क्वेश्चन क्या है, विच इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसका आंसर मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि वैसे भी आपको ये पता ही होगा। तो डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड, ग्रेफाइट, सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस कौन सा है इसमें? तो वैसे तो डायमंड नॉन मेटल होता है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, बट यही जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे फिलहाल, ऐसा माना जाता है। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, और उसके बाद प्लैटिनम, फिर उसके बाद गोल्ड है, देन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बहुत ही नॉर्मल है। तो आपको डायमंड इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर बताना है? 41, उसमें भी आपको मैंने 50-50 कर दिया है, एंड देन 44, इसमें भी मैंने 50-50 कर दिया है। इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सेफ्टी मिरर होगा आंसर। क्या होगा, सेफ्टी मिरर, क्योंकि सेफ्टी मिरर में क्या होता है, जो आपका हम लोग का जो इमेज होता है उसको इनलार्ज करके दिखाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, जूल पर कूलम इज द सेम एज, मतलब जूल पर कूलम क्या होगा? तो देखिए जूल पर कूलम क्या होना चाहिए, जूल मतलब वर्क डन, कूलम माने चार्ज, तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट होगा? बिल्कुल नहीं, पावर का होता है। वोल्ट होता है? बिल्कुल होता है।
एम्पियर करंट का होता है और ओम रेजिस्टेंस का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वोल्ट। मतलब दोनों चीज का वैल्यू मतलब सेम ही है ना, क्योंकि देखो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। या तो तुम इसको जूल पर कूलम लिख सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? वोल्ट लिख सकते हैं। तो दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। अ वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर, आपको ये आंसर बताना है हम लोगों को कमेंट में लिख करके कि वोल्ट मीटर किस चीज के लिए यूज किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट को, या फिर पावर को, या फिर रेजिस्टेंस को। इसमें चार में से कोई एक होगा जो करेक्ट आंसर होगा, आपको लिख करके उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल आर फ्री टू मूव, पहला नंबर ऑप्शन क्या? मूव ऑन द सरफेस ओनली, सरफेस के ऊपर ही सिर्फ मूव करता है। आर फ्री टू स्केप थ्रू द सरफेस, या फिर सरफेस को छोड़ करके बाकी सारे जगह पे। आर फ्री टू फॉल इन द न्यूक्लियर, या फिर वो डायरेक्ट न्यूक्लियर में आ जाएगा। या फिर आर फ्री टू मूव एनीवेयर इन द मेटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मेटल के किसी भी पार्ट में मूव कर सकता है वो, ठीक है, कहीं भी, उस पर कोई बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी नंबर ऑप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है जो रेगुलर से हट करके है, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नो प्लस और माइनस साइन इज मार्क्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा क्या है, टेक्निकली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कौन सा इस चारों में से ऐसा है जिसमें प्लस और माइनस का मार्किंग नहीं होता है? सेल में होता है प्लस माइनस, हम लोग सब जानते हैं। अमीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है। तो किस में नहीं होता है? रजिस्टर में। आपको पता है रजिस्टर कैसे बनता है? सिंपल ऐसे 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 करके हम लोग बना देते हैं, इसमें कहीं भी प्लस माइनस नहीं रहता है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब इसका जो है ये 50th नंबर क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। एन अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश वेयर एज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन डैश, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि अमीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शंस क्या है? सीरीज, मतलब अमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे एंड वोल्ट मीटर को भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। पैरेलल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग को एक को सीरीज में करना है, एक को पैरेलल में करना है। तो किसको सीरीज में करते हैं? तो अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज वेयर एज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सीरीज पैरेलल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट आर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है स्ट्रेट वायर का कैसा होगा, किस शेप का होगा? स्ट्रेट होगा, सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा, इलिप्टिकल होगा। पैराबोलिक, सर्कुलर तो आप समझते हो, स्ट्रेट भी समझते हो। पैराबोलिक कहने का मतलब है ऐसा, इस शेप का, ठीक है, और इलिप्टिकल कहने का मतलब है इस शेप का। तो क्या वो इस शेप का होगा, या इस शेप का होगा, या सर्कुलर होगा, या स्ट्रेट होगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्कुलर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सर्कुलर। अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एम फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ सोलेनॉइड आर नियरली। सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड कैसा होता है आपको पता ही है, ये इस शेप का होता है सोलेनॉइड, है ना। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो कैसा होता है? नियरली मतलब अप्रोक्सीमेटली कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, सर्कुलर होता है, पैराबोलिक होता है, या इलिप्टिकल होता है? तो स्ट्रेट होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस चीज का डायरेक्शन बताता है? साउथ नॉर्थ बताता है, या बार मैग्नेट का डायरेक्शन बताता है, या कंपास नीडल का बताता है, या मैग्नेटिक फील्ड का बताता है? तो जैसा कि आप समझ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब मैग्नेटिक फील्ड से डिराइव हुआ है, तो ये किसका बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। किसका बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट इन इंडिया। इसमें से जो रेटिंग दिया इसको पावर रेटिंग बोलते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, इसको पावर रेटिंग बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा पावर रेटिंग जो है वो हम लोग के घरों में यूज होता है, कॉमन जो इंडियन घर से हाउस होल्ड सर्किट जो है उसमें यूज होता है? 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज, बिल्कुल नहीं। 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज, ये अमेरिकन में होता है। 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? 50 हर्ट्ज, और वोल्टेज कितना होगा? 220 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, या फिर केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, या फिर ऑल द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किस पे बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। 56 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एसिड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचुरल एसिड इसमें से कौन सा नहीं है?
तो टर्टरिक दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक दिया हुआ, नाइट्रिक है और साइट्रिक है। आपको दो चीज तो पता है, साइट्रिक और टर्टरिक। साइट्रिक नींबू में होता है तो मतलब वो नेचुरल तो है, टर्टरिक किसमें होता है ये भी आपको पता है। बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन बचता है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इन दोनों में से कौन सा नेचुरल एसिड नहीं है? या क्या पूछा गया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एसिड। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, सल्फ्यूरिक है या नाइट्रिक है, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा वो आपको लिख करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनमें से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन सा नहीं है? ओनियन जूस, टर्मरिक, रेड कैबेज या ऑलिव ऑयल। चार ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से मैं आपको दो हटा देता हूं, टर्मरिक और रेड कैबेज तो बिल्कुल है। अब आपके पास दो बचा, ओनियन जूस एंड ऑलिव ऑयल। अब आपको इस दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आइए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग और क्या कहते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, या मेटा सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेटा सिंथेसिस। मतलब मेटल के साथ मेटल प्लस सिंथेसिस रिएक्शन का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेटाथेसिस, सिंथेसिस नहीं मेटाथेसिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब इनमें से कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो कब बनता है? जब दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। एक मेटल या एक नॉन मेटल है तो वहाँ आयोनिक बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आपको मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया, मैग्नीशियम जो कि मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो इसमें तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। सोडियम जो कि मेटल है, ऑक्सीजन जो कि नॉन मेटल है, इन दोनों में नहीं बनेगा। अब क्या ये दोनों ही करेक्ट आंसर होगा या इन दोनों में कोई एक होगा? यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देना है कि मोर देन वन आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ये और ये दोनों करेक्ट होंगे या कोई एक होंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। आपके लिए कुछ वर्क भी दिया जा रहा है ताकि आप थोड़ा सा वीडियो के साथ जुड़े, और वो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप जो है वो करके बता रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। विच ऑफ देम इज नॉट कोवैलेंट कंपाउंड। इनमें से कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड नहीं है? अगेन वही चीज, मेटल है नॉन मेटल, देख लो पहले। पोटासियम मेटल है, CO2 नॉन मेटल, CO2 में C भी नॉन मेटल है, O भी नॉन मेटल है, NaCl ये तो आपको बिल्कुल नहीं है, ये और ये तो पहले ही खत्म हो गया। NH3, तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा, CO2 एंड NH3 होगा मेरे हिसाब से, बट आप भी करेक्ट आंसर हमें लिख करके बताइए। तो इसका आपको लिख करके बताना है, ऑलमोस्ट इसका भी आपको लिख करके बताना है, एंड स्टार्टिंग का। सब में से मैंने दो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, आपको बस करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ, पहला नंबर सल्फ्यूरिक एसिड, हायर ईस्टर्स, एल्डिहाइड्स एंड फैटी एसिड्स। चार ऑप्शंस दिया हुआ है आपके पास, करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड करना है। तो H2SO4 तो होगा नहीं, उसके प्रेजेंस में होता है, तो क्या होगा? ईस्टर से होता है। किससे होता है? हायर ईस्टर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हायर ईस्टर। अगला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन, है ना, C2H4। अब आपको इसमें क्या बताना है, कितने बॉन्ड्स हैं एथिलीन में? 4 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है। तो सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा और काउंट करना होगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो आपको ये वाला काम खुद से करना है, इससे आपके दो चीजों का प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको इसका स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा कैसे स्ट्रक्चर बनता है, और आप इससे बॉन्ड भी काउंट कर लोगे। तो आप बॉन्ड काउंट करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला किसको बोलते हैं? एलोट्रोप्स को बोलते हैं, आइसोटोप्स को बोलते हैं, आइसोबार्स को बोलते हैं, या आइसोमर्स को बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा आइसोमर्स को बोलते हैं। आइसोमर्स क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग हो जाता है, उसको आइसोमर्स बोलते हैं, और प्रोसेस को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। Which of them is the second member of alkene? याद रखिएगा, एल्कीन होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर कौन सा है? ब्यूट। ब्यूट का मतलब होता है 4, प्रोप का मतलब होता है 3, इथ का मतलब होता है 1, और पेंट का मतलब 5। अब आपको बताना है कि सेकंड मेंबर कौन है भाई, ठीक है। तो इसमें ध्यान क्या देना होगा आपको कि जो सेकंड बॉन्ड होता है ना, सेकंड डबल बॉन्ड में, क्योंकि देखो एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में पहला वाला कार्बन को हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला कार्बन हट गया तो सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, मतलब आप ऐसे समझ लो C1 C2 C3। तो इसमें डबल बॉन्ड वाले में C1 तो हट जाता है ऑलरेडी, तो स्टार्ट कहां से होता है? C2 से, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? C3। तो C3 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन इसका सेकंड मेंबर होगा होमोलोगस सीरीज का। बट प्रोप में ऑलरेडी 3 कार्बन होता है, बट ये सेकंड मेंबर होता है सीरियलीज, अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि उसमें मिथीन नहीं होता है, मिथीन नहीं होता है ना।
मीथेन होता है, तो वही चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, जिसमें मोर देन वन बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें डबल बॉन्ड है तो ये तो होगा नहीं, इसमें डबल बॉन्ड है तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी, क्योंकि दोनों में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो मोर देन वन ऑप्शंस का सीन है यहाँ पे, तो इसको आप क्या कर लेंगे? करेक्ट कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66। बट हम लोग क्या करेंगे अभी इसमें, अब डायरेक्टली हम लोग जो पूरा क्वेश्चन को ना लिख करके शॉर्ट फॉर्म में हम लोग फटाफट थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 66 नंबर से। तो चलिए देखते हैं कुछ मतलब रैंडम क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट, रैंडम क्वेश्चंस ना करके उसके बारे में आपको बताते चलूंगा। तो जैसे 66 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्या होता है? ब्रोमीन। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। 67 का, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं ऐसा मेटल जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, कौन सा होता है भाई? मरकरी। ठीक है। 68 नंबर, हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ, ये आपका केमिकल रिएक्शन चैप्टर है ना, उसमें दिया हुआ हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन कौन सा है? सोडियम एंड पोटासियम। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। सॉफ्ट मेटल है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नाइफ से कट कर सकते हैं, यही आंसर होगा इसका भी, सोडियम एंड पोटासियम। ठीक है। 70 नंबर समझते हैं, थोड़ा फिजिक्स की बात कर लेते हैं। जो आपका क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, बात करते हैं गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? टू डिटेक्ट करंट। क्या काम करना होता है इसका? टू डिटेक्ट करंट, है ना। वहीं पे जब हम लोग अमीटर की बात कर रहे हैं तो उसका काम क्या है? टू मेजर करंट। ठीक है, उसका काम क्या हो जाएगा? टू मेजर करंट। ठीक है। वेयर एज वोल्ट मीटर का मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घर में जो मीटर लगा हुआ होता है उसको जो मेजर करता है, तो मेजर हम लोग यूनिट्स में करते हैं। ठीक है। तो उस यूनिट का जो होता है ऐसा यूनिट क्या होता है? तो क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर। क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पावर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, पावर का एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, एक होता है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एक क्या हो जाता है? वर्क डन बाय टाइम टेकन। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज व्हाट? पावर। पावर के फॉर्मूला से याद रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपको पता ही है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। T4 क्या होता है? टाइम। टेम्परेचर क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको भी ध्यान से। उसके बाद सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन से मेटल का होता है जो यूज होता है आपके बल्ब में? क्या होता है उसका आंसर? टंगस्टन। क्या होता है? टंगस्टन। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। 75 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है और 25 क्वेश्चंस मैं और बता दूंगा। तो ये जो कंप्लीट वीडियो सीरीज मैंने बनाया है 100 क्वेश्चंस का, मोर और लेस हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लिया है, बट नंबर के हिसाब से हम लोग अभी 75 तक किए हैं। तो अभी आप इस क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। अभी आपके पास 3 से 4 दिनों का समय है, तो आप अच्छे से पूरे वीडियो को देख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सबके आंसर्स लिख लीजिए, और जो जो क्वेश्चन का मैंने आंसर बोला है आपको कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, आप उसको कमेंट करिए और जरूर हमें बताइए, ताकि हमें ये समझ में आएगा कि आपने वीडियो को देखा है और कन्वर्सेशन अच्छे से किया है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।